हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। और आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 9 की गणित इकाई 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो यहाँ पर जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में उसका बेसिक्स देखेंगे, उसका परिचय हम लोग देखेंगे। और नया एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले बात आती है इसमें जो दिया गया है कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो पहली बात तो ज्यामिति क्या होता है और फिर यूक्लिड की ज्यामिति क्या है। तो ज्यामिति शब्द जो है हमारा, इसको इंग्लिश में जियोमेट्री कहते हैं। और ये शब्द जो है यूनानी भाषा की जियो और मेट्रिन, इन दो शब्दों से मिलके बना है। अब जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है पृथ्वी या भूमि, और मीट्रिन का मतलब होता है मापना। इसका मतलब पृथ्वी या भूमि को नापने के लिए जिस शब्द का प्रयोग हम करेंगे वो हमारा जियोमेट्री हो गया। ठीक है। तो पुराने समय में भी ये समस्या आई होगी कि अगर जैसे कोई दो भाई हैं तो उन दो भाइयों के बीच में ज़मीन जो है उसका बंटवारा कैसे होना चाहिए, तो उसके लिए किस तरीके से उन्होंने प्रयोग किया होगा। रेखा और ये कोण और ये भुजाएं, ये सब क्या कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था, तो इसके बारे में हम लोग परिचय करेंगे। ठीक है। अब बात आती है ये यूक्लिड कौन है, इनका थोड़ा सा परिचय हो जाए। तो यूक्लिड जो है मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक गणितज्ञ थे जो कि एक शिक्षक भी थे। और उस समय ज्योमेट्री से संबंधित जितना भी ज्ञान था वो बिखरा हुआ पड़ा था। पाइथागोरस ने अलग कुछ बताया था, पाइथागोरस के गुरु थेल्स थे, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया था। तो इन्होंने क्या किया, वो जो पूरा ज्ञान था उसको एकत्रित किया और एकत्रित करके एक बुक में जो है उन्होंने पूरा ज्ञान व्यवस्थित तरीके से रखने का प्रयास किया। और उसी बुक को नाम उन्होंने दिया एलिमेंट्स, और ये बहुत ही पॉपुलर हुआ। और इस एलिमेंट्स में बेसिकली 13 अध्याय थे, प्रत्येक अध्याय को उसमें जो है पुस्तिका कहा गया है। ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो ये 13 अध्याय हैं उसमें से उन्होंने शुरुआत जहाँ से की वो थी कुछ परिभाषाओं से। तो यहाँ पे यूक्लिड की सिर्फ कुछ परिभाषाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वो है कि एक बिंदु किसे कहेंगे, तो बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। मतलब ना ये इस वैसे ऐसा संभव नहीं है, जब हम इसको लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो एरिया कवर करेगा, लेकिन इस बिंदु वो होता है जिसका कोई भाग नहीं होता है। रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होता है। रेखा क्या होती है? ये रेखा है। ठीक है। तो इसमें चौड़ाई नहीं होती है, लंबाई होती है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, रेखा के सिरे जो हैं वो बिंदु होते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी होती है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। कुल मिला के अगर कहा जाए रेखा जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। फिर आगे है एक पृष्ठ जिसके लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के कौन होता है? पृष्ठ किसे कहेंगे? जिसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। जैसे ये मोबाइल, ये क्या हो गया? हमारा पृष्ठ है, लेकिन मोटाई इसमें इतनी है। अगर पृष्ठ हम लोग लेके चलेंगे तो मोटाई नहीं उसमें लेते हैं, बिल्कुल पतली मोटाई होती नहीं, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है। आगे बात आएगी पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। जैसे अभी आपको बताया था रेखा के किनारे बिंदु होते हैं, उसी तरीके से पृष्ठ के किनारे जो है वो रेखाएं होती हैं। आगे है कि एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे रेखा अभी बताया था अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, इसी प्रकार से जो समतल पृष्ठ होता है वो अनंत सीधी रेखाओं से मिलकर बनता है। बिल्कुल पास पास अनंत सीधी रेखाएं होती हैं, तो वो जो है पृष्ठ का निर्माण करती हैं। ठीक है। तो ये कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। अब जब ये परिभाषाएं आप लोगों ने पढ़ी तो उसमें आपने देखा होगा कई शब्द ऐसे हैं जो परिभाषित नहीं है, कई शब्द परिभाषित हो गए, पर कुछ ऐसे भी शब्द भी हैं जो परिभाषित नहीं हुए। तो उनके लिए कुछ अभिग्रहित और अभिधारणाएं लिखी गई हैं, तो उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं पहले कि अभिग्रहित और अभिधारणाओं में क्या अंतर है। तो जो अभिग्रहित थे, अभिग्रहित शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया गया जो केवल ज्यामिति से संबंधित नहीं थी, वरन पूरे गणित में उनका यूज था, यानी संपूर्ण गणित में उनका प्रयोग किया जा सकता था। और वहीं पर अभिधारणाएं जो हैं वो उन्होंने विशेष रूप से ज्यामितीय गणित के लिए लिखी, यानी अवधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया गया जो विशिष्ट रूप से ज्यामितीय से संबंधित थी।
ठीक है, तो इनका अंतर भी स्पष्ट हो गया। अब हम बारी बारी से कुछ अभिग्रहित और कुछ अवधारणाओं को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग लेसन पे चलेंगे। तो यहाँ पे हमने यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित लिख लिए हैं और ये 7 अभिग्रहित हैं और इन पे हम लोग छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे हम कहें कि A बराबर B और B बराबर C, तो इसका मतलब ये है कि A बराबर C होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से। और इसी तरीके से तीसरा अभिग्रहित लिखा है कि यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। यानी दो बराबरों को अगर घटाएं तो उनका शेषफल भी आपस में बराबर होगा। चौथा है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, पांचवा है कि पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, आगे है एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। और अंत में जो लास्ट अभिग्रहित दिया है वो है कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से ये 7 अभिग्रहित हैं, इनको तो आप लोगों को याद कर ही लेना है नंबर वाइज। ठीक है, और इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं इसकी कुछ अवधारणाएं। तो यहाँ पे हमारी अवधारणाएं हमने लिख ली हैं पांचों। पहली अवधारणा है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यानी एक ये बिंदु और एक अन्य बिंदु, यहाँ इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, दूसरा है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई एक रेखा है यही, इसको अनिश्चित रूप से इधर भी हम बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तीसरा है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। केंद्र मान के प्रकार से हम लोग इस तरीके से वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, आगे है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऑब्वियसली सी बात है। अंत में है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण के बराबर होता है। देखो इस तरीके से यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, जैसे एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। ठीक है, और ये एक तिरछी रेखा यहाँ पे काट रही है। अब यहाँ पे देखो ये योग जो है ये दो समकोण से कम है इधर, जबकि इधर का योग जो है ये दो समकोण से अधिक है। तो जब हम इनको अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे तो इधर हम चाहे जितना बढ़ाते जाएं ये कहीं नहीं मिलेगी। ये कह रहा है कि उसी ओर मिलती है जिस ओर दो समकोण से कम होता है। अब इधर देखो दो समकोण से कम है यानी 180 अंश से, तो इधर जब हम आगे बढ़ाएंगे इसको अनिश्चित रूप से तो ये कहीं ना कहीं हमें कट जाएंगी, यहाँ मिल जाएंगी। यही कह रहा है। तो ये 1 से 4 तक तो बहुत आसान है और पांचवा जो है थोड़ा सा टफ है। तो इस प्रकार से ये जो है हम लोगों ने इस वीडियो में यूक्लिड की जो 5 अवधारणाएं हैं और लगभग 7 अभिग्रहित हम लोगों ने पढ़े थे और कुछ परिभाषाएं जो दी थी उनको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आप लोग भी एक बार अपनी बुक में जो बुक है इससे आप लोग जो है पढ़ लेना, जो भी दिया है पूरा एक्चुअली, बल्कि हम तो आपसे कहें कि ये स्टार्टिंग से पढ़ लेना। ये 3-4 पेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट पेज हैं। और उसके बाद हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 जो कि कक्षा 9 की गणित की इकाई 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय से ली गई है। तो बच्चों देर किस बात की, चलते हैं क्लास में और देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो सबसे पहला है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि क्या एक बिंदु से एक ही रेखा जा सकती है। तो मान लिया हमने ये बिंदु है, तो एक रेखा ये चली गई, एक रेखा ये चली गई, एक रेखा ये चली गई, एक रेखा ये और इस तरीके से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम आंसर में यही लिख देंगे, चित्रानुसार एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और इस हिसाब से हमारा जो प्रश्न दिया गया था वो हमारा असत्य हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा था कि एक ही रेखा खींची जा सकती है। दूसरा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं। यहाँ पे फिर से इसने असत्य दे दिया है। कारण यूक्लिड की जो पहली अवधारणा है वो यही थी कि दो बिंदुओं से होकर सिर्फ एक रेखा जा सकती है, और इसमें लिखा है असंख्य रेखाएं जा सकती हैं। तो लिख देंगे अभिधारणा 1 के अनुसार
दो बिंदुओं से जाने वाली सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये हमारी जो अभिधारणा है वो 2 है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग लिख देंगे सत्य। अभिधारणा 2 के अनुसार एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो ये हमने कारण में लिख दिया। आगे कह रहा है कि यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो देखो दोस्तों, अगर हमारे वृत्त बराबर हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, और उनका अगर क्षेत्रफल बराबर होगा यानी एरिया, तो क्षेत्रफल जो है उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर हमारी क्या है, त्रिज्या है। इसका मतलब क्षेत्रफल अगर बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर होगी। तो यही चीज हम लिख देंगे कारण में। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, अतः क्षेत्रफल बराबर होने पर वृत्त की त्रिज्याएं भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग प्रश्न को एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये हमारा सत्य हुआ। ठीक है, अंत में है आकृति दी गई है ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ये भी हमारा बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है। क्यों लिख देंगे, अभिग्रहित 1 के अनुसार। कारण अभिग्रहित 1 क्या दिया गया है उसको आप पढ़िए, और अगर कल पढ़ा होगा तो उसको बताइए क्या है। अभिग्रहित 1 हमारा है कि अगर एक ही वस्तु के बराबर 2 वस्तुएं हैं तो वो वस्तुएं भी आपस में बराबर होगी, और वही कारण इसमें है कि ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर हमारा एक्स वाई होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रश्न नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों, हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, और वो क्या है। तो देखो, सबसे पहला दिया गया है कि समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहेंगे, तो जिन रेखाओं के बीच का अंतर समान हो उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी न प्रतिच्छेद करें, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। दोनों परिभाषाओं में एक ही बात है। तो जैसे दोनों के बीच का अंतर समान अगर होगा तो फिर वो दोनों रेखाएं चाहे जितनी बढ़ा दो इधर चाहे जितना इधर, वो बराबर पे जाएंगी, वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, दूसरा है लंब रेखाएं। जो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं लंब रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये पोजीशन, ये कोण बन रहा है 90 अंश का यानी समकोण, तो ये दोनों कैसी हो गई, लंब रेखाएं। आगे है रेखाखंड। किसी रेखा के एक निश्चित भाग को रेखाखंड कहते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर कहीं पे ये चित्र बना है, इधर लिखा है ए बी, तो ये हमारा रेखाखंड नहीं है, ये हमारी है रेखा। रेखा अनंत तक जाती है, अनंत से आती है, ये तीर का चिन्ह लगा होता है। अब जहाँ पे रेखा बात हो जाती है वहाँ पे तीर नहीं लगा होता है, वहाँ पे एक निश्चित रेखाखंड होता है। ठीक है, तो रेखा के एक निश्चित भाग को रेखाखंड कहते हैं। आगे वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या हमारी होती है वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। OP कर दो या फिर ये OQ कर दो या OR, ये हमारी सभी क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद अंत में है कि वर्ग। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा कोण 90 अंश का हो वर्ग कहलाता है। तो ये इसका चित्र बना हुआ है। तो ये परिभाषाएं थी और इसको हमने जो है परिभाषित कर दिया है। अब ये कह रहा है कि कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता बिल्कुल है। कई पद ऐसे बीच में आए हैं। तो बच्चों, ये था प्रश्न नंबर 2। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहली अभिधारणा है कि 2 भिन्न बिंदु ए व बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए व बी के बीच में स्थित होता है। दूसरा है यहाँ कम से कम 3 बिंदु ऐसे विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं।
तो पहले हम इनको समझ लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि दो बिंदु अगर ए, अभिधारणा 1 ये हमारी दी गई है कि दो बिंदु अगर, एक ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो बीच में कोई बिंदु सी ऐसा होगा जो इसके लाइन पे होगा और ये मध्य में होगा। मध्य में होगा इसका मतलब ए सी बराबर बी सी ये होगा। ठीक है। दूसरी अभिधारणा हमसे ये कह रहा है प्रश्न कि कम से कम 3 बिंदु ऐसे विद्यमान होंगे कि वे एक रेखा पे स्थित नहीं हैं। ये हमने मान ली एक रेखा ए बी, तो 2 बिंदु तो ये हो गए। एक बिंदु कम से कम जरूर ऐसा मिल जाएगा जो इस पे नहीं होगा, तो ये हमने ऊपर या नीचे कहीं मान लिया। तो ये हमारी पहली अवधारणा दी गई है, ये दूसरी दी गई है। ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? अब प्रश्न यहाँ से पूछ रहा है क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? तो देखो अपरिभाषित शब्द, ऐसे शब्द हैं क्या इसमें जिनकी जो परिभाषित ना किए गए हो? तो देखो ये यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे बिंदु की परिभाषा नहीं दी गई है। वैसे तो हमें पता है लेकिन यहाँ पे नहीं परिभाषित किया गया है, यही तो कह रहा था। दूसरे में देखो यहाँ भी बिंदु आया है और रेखा आया है, तो ये ऐसे शब्द हैं जो यहाँ पे परिभाषित नहीं किए गए हैं। ठीक है। दूसरा है क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, मतलब ये विरोधी नहीं है। ठीक है। तो हाँ, ये अभिधारणाएं सही हैं। ठीक है। अब आगे ये कह रहा है कि क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं। तो यूक्लिड की जो मुख्य अभिधारणाएं थी वो हम लोगों ने पढ़ी हैं और वो अभिधारणाएं ये नहीं है, ना ही उनसे निकल सकती हैं। तो ये तीसरा आंसर होगा कि नहीं, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि यदि दो बिंदुओं ए व बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो देखो आकृति हमारी ये अगर बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, बीच में कोई बिंदु सी इस तरीके से है कि ये इसके बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देखो लिख सकते हैं ये पूरा जो ए बी है, लिख दो चित्रानुसार ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी। अब देखो प्रश्न में क्या दिया गया है, ए सी बराबर बी सी। ठीक है, या बी सी बराबर ए बी। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी या बी सी, सी बी या फिर बी सी। तो यहाँ से अब दिया है हमें ए सी बराबर बी सी या बी सी बराबर ए सी। तो यहाँ से ए सी और बी सी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए सी। तो ये ए बी बराबर हमारा हो गया ए सी और ए सी 2AC। तो यहाँ से 2AC बराबर ए बी, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, या ए सी बराबर 1/2 ए बी, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर यही सिद्ध करना था। बहुत आसान प्रश्न था। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न 4 में यानी इसके पहले जो प्रश्न लगाया था उसमें सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। सी सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना रेखाखंड का एक और मध्य बिंदु डी है। ठीक है। तो डी हमने कहाँ मान लिया, मान लिया ये। अब हम क्या दिखाएंगे कि ये डी सी जो है ये 0 है। जब डी सी 0 निकल के आ जाएगी इसका मतलब जो डी है वही सी है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। तो अब मध्य बिंदु डी है, इसका मतलब ए डी बराबर होगा डी बी के, और
पिछले प्रश्न में हम सी मध्य बिंदु था तो ए सी बराबर निकल के आया था 1/2 ए बी, तो यहाँ से ए डी बराबर निकल के आएगा 1/2 ए बी। ठीक है, तो ये जो है हमें पता चल गया। अब यहाँ से हम लिखेंगे चित्रानुसार, ये समीकरण 1 डाल दिया, इसको समीकरण 2 डाल दिया। अब देखो चित्र के अनुसार ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी। अब ए डी बराबर क्या है, डी बी, तो लिख दो यहाँ पे डी बी प्लस डी सी प्लस सी बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी बी हमारी ये दूरी है, तो डी बी को हम लिख सकते हैं डी सी प्लस सी बी, तो ये होगा डी सी प्लस सी बी प्लस डी सी प्लस सी बी। ठीक है, तो डी सी और डी सी हो गए हमारे 2DC प्लस सी बी यानी बी सी, और ये बी सी बराबर क्या है, ए सी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी। ठीक है, ए सी और सी बी, ए सी और सी बी ये क्या होगा पूरा 2DC प्लस ए बी, और इधर हमारा ए बी बराबर चल ही रहा था, ए बी इधर ले आएंगे बराबर के, तो 2DC बराबर ए बी माइनस ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गए, आ गया 0। तो यहाँ से डी सी बराबर हमारा आएगा 0/2 यानी 0। अब जब डी सी हमारा 0 आ गया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डी और सी के बीच की दूरी शून्य है, अतः डी जो है शून्य सी ही है। तो चूंकि डी व सी के बीच की दूरी शून्य है, अतः बिंदु डी सी ही है, और इस प्रकार से यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर। तो बच्चों हमारा 6वां प्रश्न दिया गया है कि आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD हो तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। बहुत आसान प्रश्न है ये, तो पिछले प्रश्नों की अपेक्षा देखो दिया गया है, पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया है। ठीक है, तो दिया है हमें AC बराबर BD। अब देखो AC का मतलब AB प्लस BC, तो लिख देंगे AB प्लस BC, और BD का मतलब BC प्लस CD। अब देखो AB बराबर पूछ रहा है तो BC बराबर के इधर भेज दो, AB बराबर BC प्लस CD, और ये माइनस BC इधर आ जाएगा, BC प्लस के BC माइनस के कैंसिल हो गए, AB बराबर क्या बचा इधर CD, और यही हमें सिद्ध करना था। आसान था ना, लिख दो यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 6 भी कंप्लीट होता है, और अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें, आगे ये लिखा है कि ये अभिधारणा से संबंधित नहीं है, यानी अभिग्रहित अलग है और अभिधारणा अलग है। तो पहले हम ये आपको बता दें कि अभिग्रहित 5 है क्या। तो वो ये है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। याद कर लो, आप भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कभी कभी, पूर्ण अपने भाग से सदैव बड़ा होता है। अब ये कह रहा है प्रश्न कि ये सर्वव्यापी सत्य क्यों है। सर्वव्यापी सत्य हम लोग उसे कहते हैं जो विश्व में कहीं भी जाएं और वो सही होती है। जैसे 2 × 2 = 4 यहाँ करें, चाहे USA में करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया में करें, कहीं भी करें तो वो 4 ही आएगा। तो इसी तरीके से, तो क्योंकि विश्व में सभी वस्तुओं के लिए ये सत्य है, इसीलिए इसे सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये प्रश्न और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ये अंतिम एक्सरसाइज है कक्षा 9 की गणित की इकाई 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय की। तो बच्चों देर किस बात की, चलते हैं क्लास में और देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 5वीं अभिधारणा है क्या। तो यूक्लिड ने जो 5वीं अभिधारणा लिखी है वो ये है कि यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर
गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। अगर इसको हम फिगर के माध्यम से बताने का प्रयास करें तो ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा इस पे पड़ी है, तो इधर का योग ये दो समकोण जो है ये 180 से कम है। इसको अगर हम कोण आर और कोण एस दें तो यहाँ पे कोण आर प्लस कोण एस ये हमारा कम है 180 अंश से। तो इसलिए इसको जब हमने पीछे अनिश्चित रूप से बढ़ाया तो हमने देखा कि यहाँ पर एक बिंदु ओ था जहाँ पे ये दोनों मिल रही थी। तो यही हमारी यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा है। और इसको अगर हम सरलता से बच्चों को बताने की कोशिश करें तो हम लोग उनको इस प्रकार से बताएंगे, यदि दो रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार काटे कि एक ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश से कम हो तो वे दोनों रेखाएं उस ओर कहीं ना कहीं अवश्य मिलेगी। वही बात है यहाँ पे इन्होंने कहा है दो समकोण, एक समकोण होता है 90 अंश, दूसरा समकोण होता है 90 अंश, तो ये हमारा कुल कितने अंश हो गया, 180 अंश हो गया। ठीक है, उसी अवधारणा को हम लोग सरलतम रूप से इस प्रकार लिखेंगे और इस तरीके से आप लोग भी एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के दूसरे प्रश्न पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो फिर से वही बात, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा क्या है कि यदि एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलाकर समकोण से कम हो, तो वो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर ये योग दो समकोण से कम हो। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल समांतर रेखाओं का अस्तित्व निर्धारण करता है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि दो समकोण से कम हो, लेकिन अगर मान लो कि ये दो समकोण के बराबर हो, ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिरछी रेखा काट रही, ये भी दो समकोण है यानी 180 अंश है, तो इधर भी कहीं नहीं मिलेगी। वही काम इस तरफ, ये योग भी अगर दो समकोण है यानी 180 अंश के बराबर है, तो इधर भी कहीं नहीं मिलेंगी। तो ना तो इधर अनिश्चित रूप से मिलेंगी, ना तो इधर अनिश्चित रूप से मिलेंगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल समांतर रेखाओं का अस्तित्व निर्धारित होता है, क्योंकि अगर वे रेखाएं एक ओर के कोण के योग 180 अंश से कम न होकर बराबर हो तो वे कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इधर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और इधर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो वही समांतर रेखाओं में होता है। इसी से आगे चल के निर्णय बनी जाके कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो वो कई तरह के कोण जो है इस तरीके से वो परिभाषित किए जाते हैं। तो ये यहाँ से समांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट बिल्कुल निकल के आ सकता है। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज और ये यूनिट भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोग यूक्लिड की ज्यामिति से परिचित हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।